अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करने के लिए सबसे जो पहली चीज़ होती है वो होती है उसका सिंटैक्स। मींस दैट उसमें हमने जिस तरह से आप इंग्लिश सीखते हैं या कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए आपने एक चीज़ तो देखी होगी कि उसका जो सिंटैक्स होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश के लिए आपको टेंसेस, एक्टिव, पैसिव वॉइस, नरेशंस और बहुत सी चीज़ें जो है सेंटेंस बहुत सी मतलब ग्रामर सारी आनी चाहिए। तो तभी जाके आप इंग्लिश के एक कह सकते हैं कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आती है। ठीक है। तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट जो है या कोई भी आप लैंग्वेज कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट भी आप जो कर रहे हैं इसमें भी क्या होगा, सिंटैक्स होगा। तो इसका सिंटैक्स देख लेते हैं क्या है। एक तो हमारे पास है स्क्रिप्ट टैग, हम इसमें यूज़ करेंगे। उसके बाद है जावास्क्रिप्ट कोड जो इनसाइड द स्क्रिप्ट टैग होता है और उसमें एक एसआरसी एट्रीब्यूट होता है, इसको भी देख लेते हैं। और साथ में है केस सेंसिटिविटी, क्या ये केस सेंसिटिव है या नहीं है, या इसका मतलब क्या है ये भी देखेंगे। और फिर हम देखेंगे कमेंट्स और सेमीकॉलंस। ये सेमीकॉलंस जो है वो हमारे पास जो है ये ऑप्शनल होते हैं। इसमें भी एक केस है, ये ऑप्शनल का मतलब क्या है। तो ये हमने जो है वो बेसिकली देखना है। और उसके बाद हमारे पास है वाइट स्पेस एंड लाइन ब्रेक्स, तो ये भी हम देखेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं स्क्रिप्ट टैग का मतलब क्या है। उसके लिए मैंने यहाँ पर index.js पहले अपना प्रोग्राम बनाया हुआ था। तो मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, इसमें एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ syntax syntax.js। तो अब मैंने जो बेसिकली करना है वो ये है कि मेरे पास जो index.html है इसमें मैंने पहले index.js दिया हुआ था, लेकिन अब मैंने क्या देना है, syntax.js देना है। तो syntax.js देने के लिए यहाँ पे मुझे syntax.js नज़र नहीं आ रहा। तो इसको मैं सेव तो ये किया ही हुआ है, चलें अब चेक करते हैं अब नज़र क्यों नहीं आ रहा। तो ये नज़र नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम इसको प्रॉपरली लिखते हैं यहाँ पर। तो ये है syntax.js, अब नज़र आ गया। तो syntax.js में हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। और यहाँ पे हमने क्या करना है, इसमें हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि हमने जो HTML है, index.html का मतलब है ये एक HTML की फ़ाइल है। HTML की फ़ाइल में हमने क्या किया हुआ है, स्क्रिप्ट का एक टैग लगाया हुआ है। ये टैग यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और मैं इसको नीचे कर देता हूँ तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। अब इस टैग के दरमियान में आप यहाँ पर भी कोड लिख सकते हैं। आप जो कोड यहाँ पर आपने लिखना है वही कोड आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। उसके अलावा आप अलग से फाइल बनाकर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो ये भी एक तरीका हो गया। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज़ है वो है जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो स्क्रिप्ट टैग के यहाँ पर होता है। स्क्रिप्ट टैग में आप कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आप लिखें कंसोल लॉग और कंसोल लॉग में आप लिख दें कुछ भी। तो कुछ भी जो मैंने लिखा है इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो ओपन विद लाइव सर्वर में ये ओपन हो जाएगा और ये देखें कोड विद अज़ीम लिखा हुआ आ रहा है पहले से। तो इसको हमने क्या कर लेना है, कंसोल पर चले जाना है। तो कंसोल पर जाने के लिए हमने दबाना है F12। तो F12 में हमारे पास यहाँ पर लाइव सर्वर जो है वो इनेबल है। और कुछ आया क्यों नहीं है चेक करते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कंसोल लॉग में कुछ भी लिखा हुआ है, ये सेव नहीं हुआ है, क्या हुआ है ये भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कंसोल में। तो कंसोल खाली क्यों है। अच्छा, अभी यहाँ पर कंसोल में होपफुली मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, इसकी एक रीज़न ये है कि मेरा जो लाइव सर्वर है वो पहले ही कहीं और चल रहा है। तो मैं उसके लिए यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, नहीं यहाँ पर लाइव सर्वर नहीं चल रहा। अच्छा, तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक और हमने जो काम किया हुआ है, ये इस तरह की गलतियाँ आपसे एज अ प्रोग्रामर होंगी होंगी। वो ये किया हुआ है हमने इसको इंडेक्स जो है ना वो सोर्स दिया हुआ, तो सोर्स नहीं देना उसके अलावा, मतलब सोर्स नहीं देना आपने। वो सोर्स में जाकर ढूंढ रहा है कि syntax.js में कुछ लिखा है या नहीं लिखा। हमने वहाँ पर नहीं लिखा, हमने यहाँ पर ही लिखा है। तो इसको मैंने अब सेव किया है और मैं जाकर देखता हूँ तो देखें कुछ भी जो है वो नज़र आ जाएगा आपको। यहाँ पर चेक कर सकते हैं कुछ भी लिखा हुआ है। तो ये जो है वो हमारा एक छोटा सा बग आया था, एरर आया था जो हमारी खुद ही की वजह से आया था। तो अब इसको हमने इस तरह से रिजॉल्व किया है। तो ये कुछ भी हमने लिख दिया। अब चलते हैं आगे। एसआरसी एट्रीब्यूट भी हमने देख लिया। इसमें हम क्या दे सकते हैं, सोर्स दे सकते हैं। सोर्स का मतलब ये है
दोबारा बता देता हूँ कि जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास ये syntax.js की एक फ़ाइल है, तो इस फ़ाइल में मैंने कोड लिखना है जावास्क्रिप्ट का। लेकिन मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पर नहीं लिखा, बल्कि कहाँ पर लिखा है, इसी में लिख दिया है। तो फिर मैं इसका जो है वो सोर्स नहीं दूंगा, सिंटैक्स मतलब इसका नहीं बताऊंगा कि यहाँ पर आपने जाना है। अगर जाना होगा तो फिर मैं लिख दूंगा, ठीक है ना। जाने के लिए फॉर एग्जांपल अगर मैं वही लाइन दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ syntax.js, और ये वही लाइन जो कुछ भी है इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, इसको मैंने कुछ भी नहीं लिखना अब यहाँ पर। और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करके कंट्रोल एस करता हूँ, इसको भी मैं कंट्रोल सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर दोबारा जाता हूँ तो अभी भी कुछ भी लिखा हुआ है, क्योंकि अब मैंने क्या कहा हुआ है कि syntax.js में कुछ भी है वो भी यहाँ पर दिखा दो। तो इसको हम एक दफ़ा यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको चेंजेस नज़र आ जाएँ। तो अब 2 बार लिखा हुआ आ जाएगा, अब ये 2 बार लिखा हुआ आ रहा है। तो सिंपल ये था। उसके बाद हमारे पास है केस सेंसिटिविटी। तो क्या जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है? बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है। उसको भी हम देख लेते हैं किस तरह से है केस सेंसिटिव। तो ये कुछ भी लिखा रहे, हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक लेट करके, अब ये वेरिएबल हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आकर देखेंगे डेटा टाइप्स को। तो मैं वैसे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर मैं ए में सेव कर देता हूँ अजीम, और उसके बाद हम जो है वो क्या कर लेते हैं, एक और बनाते हैं कैपिटल ए। तो इसमें मैं जो है वो सेव कर देता हूँ बाबर, और मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को। अभी मैंने ये देखना है ए में क्या है और कैपिटल ए में क्या है। तो अभी इसको दिखाने के लिए आपको जो मुझे करना पड़ेगा वो ये कहाँ पे कंसोल करना पड़ेगा। मैं यहीं भी कंसोल करता हूँ, वहाँ पे नहीं करता। तो कंसोल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए लिखता हूँ। तो ए से जो अजीम की वैल्यू है वो वाली आएगी, जो दूसरे वाला ए है वो नहीं आएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं, देखें अजीम आ गया है। जो छोटा ए है, मतलब जो हमारे पास ए बी सी में छोटे वाले ए बी सी है, वो उसने उसमें मैंने अजीम रखा हुआ था। तो यहाँ पर देखें इसमें मैंने क्या रखा हुआ है, अजीम। तो ये मेरा जो एडिटर है, अगर आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है कंसोल लॉग, और इसमें ए आ गया है, ठीक है। तो अब इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम लिखेंगे कैपिटल ए, तो कैपिटल ए की वैल्यू जो है वो बाबर है इस वक्त करंटली। तो यहाँ पर पावर आ जाएगा, ये भी आपको इजीली नज़र आ जाना चाहिए, यहाँ पर पावर आ गया है। तो ये आप कर सकते हैं, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ये। जो हम लिखेंगे वो वैसे ही लिखा जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप जो है इसका हम इस तरह कह सकते हैं कि टाइम एंड टाइम आर डिफरेंट। तो ये दोनों की दोनों जो है वो DIFFERENT डिफरेंट हैं। तो ये जो इसने लगाए हुए हैं ये इसलिए लगाए हुए हैं कि हम इस तरह नहीं लिख सकते, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं। अच्छा, कमेंट क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले देखते हैं सेमी कॉलन जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। तो करंटली आप इतना समझें कि सेमी कॉलन ऑप्शनल होते हैं, इसका मतलब क्या है। तो चलते हैं एडिटर पे। देखिए सेमी कॉलन यहाँ पर ये हमारी एक स्टेटमेंट है लेट करके। इसमें हमने लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू अजीम, ए की वैल्यू अजीम है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट एंड हो गई है। जब स्टेटमेंट एंड हो जाए तो उसके बाद जो सेमी कॉलन होता है वो ऑप्शनल होता है, आपका एडिटर खुद से इसमें सेमी कॉलन लगा देता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि कभी भी स्टेटमेंट एंड होगी, जिस तरह यहाँ पे कंसोल लॉग और इसके बाद स्टेटमेंट एंड हो गई है, ये एक स्टेटमेंट है। जैसे ही एक स्टेटमेंट एंड होगी तो एडिटर जो जो जावास्क्रिप्ट का क्या नाम है, जावास्क्रिप्ट का जो इंटरप्रेटर है, जब वो इंटरप्रेट करेगा तो वो उसमें खुद से ही क्या कर देगा, एक सेमीकोलन लगा देगा। लेकिन ये उसी वक्त लगाएगा जब एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो। स्टेटमेंट चल रही है उस पर वो सेमीकोलन नहीं लगाएगा, आपको कहीं और सेमीकोलन लगाना है, वो आपको खुद लगाना होगा, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो सेमीकोलन का हम यहाँ पे इस तरह से डिफरेंस है। और वाइट स्पेसेस एंड लाइन ब्रेक से पहले पढ़ते हैं सेमीकोलन। तो कमेंट जो है वो हमारे रह गए थे पहले, तो कमेंट में हमने देख लिया। कमेंट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को यूज़ करना है। तो ये ही फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे तो ये कमेंट आ जाएगा। सिंपली अगर आप यहाँ पर कमेंट चाहते हैं तो आप इससे पहले क्या कर दें, ये वाली जो है वो 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दें। अगर आप इसको पूरे को जो है वो इसका कमेंट ख़त्म करना चाहते हैं तो यही दोबारा कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये कमेंट ख़त्म हो जाएगा। और ये डबल लाइन कमेंट जो है वो आप डबल लाइन कमेंट ये नहीं लगा रहा, तो डबल लाइन कमेंट भी आप लगा सकते हैं। अगर मैं इसको सारे को लगाता हूँ तो अभी भी इसने डबल लाइन कमेंट नहीं लगाया, इनको सबको इंडिविजुअली कमेंट आउट कर दिया है। तो जो मल्टीपल लाइन कमेंट होता है जिसको मैं डबल लाइन कह रहा हूँ, तो मल्टीपल लाइन कमेंट भी आप लगा सकते हैं, ये खुद लगा देगा। आपने सिंपल क्या करना है, आपने दबा देना है कंट्रोल और प्लस फॉरवर्ड स्लैश। लास्ट चीज़ हमारी रह गई है जिसका जो है वाइट स्पेस एंड लाइन ब्रेक।
तो वाइट स्पेस और लाइन ब्रेक जो है वो उसको समझ लेते हैं। वाइट स्पेस जो है उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर जब लेट लिखा है तो ए और ये आपका जो ऑपरेटर है इसके दरमियान में कितनी भी स्पेस दे सकते हैं, इसका कोई भी वहाँ पर इम्पैक्ट नहीं होगा। तो देखिए अजीम पहले आ रहा था और यहाँ पे अभी बाबर आ रहा है, क्योंकि मैंने जो प्रिंट किया हुआ है वो कैपिटल ए है, तो इसमें स्मॉल ए कर देते हैं। तो स्मॉल ए मैंने जो है वो कर दिया। इसको मैं सेव करता हूँ और अपने एडिटर पर चलता हूँ, तो यहाँ पर अजीम आ गया और कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल वैसा ही अजीम है जैसा पहले था। तो ये सिंपल हमारे पास वाइट स्पेस का मतलब ये है कि इस दोनों के दरमियान में वाइट स्पेसेस हैं, तो वाइट स्पेसेस जो है वो मतलब इसमें अलाउ होती हैं। और लाइन ब्रेक जो है वो लाइन ब्रेक का मतलब वही है इसमें कि हमारे पास जो स्टेटमेंट जैसे ही एंड होती है, जैसे ही यहाँ पे आप एक लाइन ब्रेक करेंगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा, एक सेमीकोलन इसमें खुद से आ जाएगा, एडिटर खुद से लगा देगा। तो ये इसको जो है वो आप अगर फॉर्मेट करें, यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट अगर करें, तो अभी ये मेरा जो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का सिस्टम है, मैं देखता हूँ ये क्या कर रहा है, इसको फॉर्मेट करता है या नहीं करता, या इसने जो यहाँ पर लेट्स सी इसको देखते हैं ये इस क्या कर रहा है। तो चलें खैर, इसको जो है वो हम अपनी किसी और वीडियो में देखेंगे ये हमारे पास किस तरह से वर्क करता है। तो अभी इसको हम फॉर्मेट नहीं करेंगे। खैर इसको जो है वो हम यहाँ पर लीव करते हैं वीडियो को, क्योंकि वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी और मुझे ये फाइंड करना होगा कि प्रिंटर क्यों नहीं काम कर रहा। फिर मैं नेक्स्ट जो है वो इस पर आपको बताऊँगा। ओके जी। तो गाइज़ मैंने वीडियो जो है वो स्किप कर दी थी और मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग की है। तो इसमें मैंने जाकर देखा है कि अगर प्रिटियर काम नहीं कर रहा होता तो उसके लिए क्या करना है। तो ये जो हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्रोग्रामर के लिए, आपने इसकी आदत डाल लेनी है। तो जैसे ही आप गूगल पर लिखेंगे, यानी कि मैंने यहाँ पर जब लिखा, मैंने ये लिखा है कि प्रिटियर इज़ नॉट वर्किंग इन वी एस कोड, तो उसने यहाँ पर सबसे पहले मुझे दे दिया है कि ये इसका सोल्यूशन यहाँ पर मौजूद है। तो इसने भी यही लिखा हुआ है, व्हाई डज प्रिटियर डज नॉट फॉर्मेट कोड इन वी एस कोड। तो ये इसका बिल्कुल एग्जैक्ट इसने अच्छे से क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वो फॉर्मेट क्यों नहीं कर रहा डॉक्यूमेंट को। तो इसने यहाँ पर अगर आप नीचे आकर थोड़ा सा पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है वो इसके आंसर इसने दिया हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जाके अपनी सेटिंग सारी जो है वो ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो बता रहा है। तो ये सेटिंग मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये सेटिंग जो है वो लिखी भी हुई है। तो आपने वी एस कोड में व्यू में जाना है, उसके बाद कमांड पैलेट में जाना है, उसके बाद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद करना है और कॉन्फ़िगर डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर करके आपने उसको प्रिंटर को चूज़ कर लेना है। तो ये सब कुछ करने के लिए आपने क्या कर लेना है, आपने सबसे पहले व्यू पे जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद जो कमांड पैलेट में मैंने क्लिक किया है, यहाँ पर जो उसने कहा था कि आपने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद, ये अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है। ये पहले आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। ये मैंने अभी यूज़ किया इसलिए मुझे मिल रहा है। तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद ये आपने सर्च करना है, तो उसके बाद आपको मिल जाएगा। अब आपने कॉन्फ़िगर कर लेना है डिफ़ॉल्ट। तो डिफ़ॉल्ट के बाद आपने जो है वो इन पर क्लिक कर देना है कि प्रिटियर कोड फॉर्मेट यूज़ करना है, टाइपस्क्रिप्ट किसको यूज़ करना है। तो मैं फॉर एग्जांपल इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये जो है वो डबल टिक हो गया है, पहले ये मुझे नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये अब को वर्किंग कर रहा है।